Hello everyone, you are watching GV Foundation with SK sir. I hope so you are good at home. सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो पहले की जो हमने क्लास ली थी उसमें हमने बात की थी सेक्शन ए की, आरबीएसई मॉडल पेपर 2023 एंड 24। आज हम बात करेंगे यहाँ पर इसके आगे वाले क्वेश्चन सेक्शन बी का पूरा हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। डेरिवेशन कैसे, न्यूमेरिकल कैसे और किस तरीके से हमें सॉल्व करना। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। साथ में बने रहें क्लास में, और कोई डाउट हो तो कमेंट आप कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैं हिंदी में रीड कर रहा हूँ, उसको समझना। ठीक है, और कोशिश करेंगे कम टाइम में ये हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाए। तो पहला जो क्वेश्चन है थोड़ा स्पीड रहेगा, फोकस रखना। एक समांतर प्लेट समधारित्र की प्रत्येक चालक प्लेट का क्षेत्रफल ए है तथा उनके बीच पृथक खंड डी है, तो इसकी धारिता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। सूत्र निकालना है ना। और सूत्र हमें पता होना चाहिए, सी बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। जहाँ सी क्या है, समधारित्र की धारिता है, ये क्या है, परावैद्युतांक है, ये क्या है, क्षेत्रफल है, और ये क्या है, इन दोनों की मध्य की दूरी है। अगर इंग्लिश मीडियम की बात करें तो एरिया ऑफ द ईच कंडक्टिंग प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज ए एंड डी इज द सेपरेशन between them, then derive the capacitance formula. So C is the capacitance, epsilon naught is a permittivity in air and vacuum, A is the area and D is the distance between the two parallel plates. अब इसको डिराइव करके मैं दिखाता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे लिखेंगे। तो पहले समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इसका डिटेल सोल्यूशन। डिटेल सोल्यूशन कैसे करेंगे, क्या रहेगा। तो हमें बेसिकली हमें बात किसकी करनी है, कैपेसिटेंस। बेटा किसकी बात करनी है, कैपेसिटेंस है। तो डियर स्टूडेंट, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये नॉर्मल डेरिवेशन है। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा भाई, ये दो प्लेट्स हो गई। एक प्लेट्स पे कैसे चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और एक प्लेट पे कैसे चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस क्या है, डी है, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। बिल्कुल सिंपल सी बात हमने यहाँ पे समझी। और यहाँ पे दो, ये जो प्लेट है उसके बीच में एरिया क्या है, ए है। अब चीज़ों को थोड़ा समझते हैं। ये एक सिंगल जो प्लेट होती है कैपेसिटर की, वो किसकी तरह बिहेव करती है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करती है। किस तरह बिहेव करती है, इंसुलेटर की। हमने चैप्टर 1 में गॉस लॉ की एप्लीकेशंस में हमने एक डेरिवेशन किया था। क्या किया था हमने, इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट के लिए नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग। एक प्लेट है तो नॉन कंडक्टिंग की तरह बिहेव करेगी, दो है तो कंडक्टिंग की तरह बिहेव करेगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ई जो पॉजिटिव प्लेट है उसको क्या बोलेंगे, सिग्मा ओपन क्या आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट। और सेकंड वाले का क्या आ जाएगा, सिग्मा ओपन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर ये नॉन कंडक्टिंग है, वैसे दोनों प्लेट मिलकर क्या बना रहा है, इसे कंडक्टर बना रहा है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और फाइनली ये क्या आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोले तो यहाँ पे सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, या बोल सकते हैं ये क्या बोला जा सकता है, इसी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द एरिया। और इसको क्या लिखा जा सकता है, क्यू डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द एरिया इज इज कॉल्ड व्हाट, सिग्मा। और एप्सिलॉन नॉट का मैंने एप्सिलॉन नॉट ही लिखा है डियर स्टूडेंट। आगे बात करें तो जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे, सी इज इक्वल टू क्या यूज करेंगे, क्यू बाई वी, सॉरी क्या रहेगा बेटा, क्यू बाई वी। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू बाई वी हो जाएगा। और बात यहाँ पे करेंगे, रिलेशन को यूज करेंगे बाई यूजिंग रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। इसके बीच में रिलेशन था, वी इज इक्वल टू क्या था, टी डॉट डी था। माइनस साइन लगता है, लेकिन फिलहाल हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है। यहाँ डायरेक्शन के बारे में कुछ भी बोला नहीं गया है, तो हम सीधा क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, e को रिप्लेस करेंगे q t, और यहाँ आ जाएगा a एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन डियर स्टूडेंट फर्स्ट हो गई, ये क्या होगी, सेकंड। तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट। जैसे डियर स्टूडेंट पुट करते हैं तो c इज इक्वल टू क्यू आ जाएगा,
इधर क्यू डी आ जाएगा और नीचे आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट। क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या आ गया बेटा, डी आ गया। ठीक है, अब बोर्ड यहाँ पे हिंट कर रहा है आपको डायरेक्टली कि पैरेलल प्लेट का नॉर्मल अगर डेरिवेशन दिया है तो वो एग्जाम में ज़रूर आपको क्या देगा, पार्शियली फिल्ड दे सकता है। ठीक है, अलग अलग स्लैब वाला डेरिवेशन दे सकता है। तो इस पर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। ठीक है, हो सकता है इस 1.5 नंबर की जगह छोटा सा एक न्यूमेरिकल भी आपको डाल के दे दे। तो यहाँ रिलेशन भी अपने को पता पड़ गया कि सी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के है, एक है। सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, डी के है। मतलब दो प्लेट के बीच में डिस्टेंस बढ़ाएंगे, कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, एरिया बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वेरी सिंपल डेरिवेशन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ देखेंगे अब वापस अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। पहले क्वेश्चन आपको समझा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चंस को देख लें बेटा, डियर स्टूडेंट क्वेश्चंस को देखें। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चंस कहना है 10 वोल्ट तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोधों की बैटरी एक घनीय परिपथ जाल के विकर्णतः सम्मुख कोनों से जुड़ी है। परिपथ जाल में 2 ओम प्रतिरोध के 12 प्रतिरोधक है। परिपथ जाल का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। अब बैटरी 10 वोल्ट की बैटरी दे रखी है, इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है आपका और डायगोनली कनेक्टेड है अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ क्यूबिकल नेटवर्क कंसिस्टिंग 12 रेजिस्टेंस है। ठीक है, हर एक का जो रेजिस्टेंस 2 ओम दे रखा है। बोल रहा है डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। ये एक अच्छे टाइप का क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ। ये उसी स्टूडेंट से होगा जिसने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल कर रखा है, एज वेल एज जिस बच्चे ने प्रैक्टिस कर रखी है टीचर्स के साथ। और ऐसे क्वेश्चन भी मैंने अपने क्लासेस में सॉल्व करवाई थी, और जिन लोगों ने ध्यान दिया है तो उसके लिए तो काफ़ी ये इजी रहेगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। देखो इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आएंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब देखो कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, किस तरीके से सॉल्व करें। तो नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 6। अब ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा, लेट्स सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है डियर स्टूडेंट, 6। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट वाली बात होनी नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं, इसको ट्राई करते हैं, ग्लास ट्राई कर लेते हैं क्या इशू आ रहा है। देखो अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 6 में मैं कोशिश करता हूँ डायग्राम से समझाने की। तो डायग्राम से अगर आपको समझ में आ गया तो काफ़ी हद तक ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन ने कहा है एक तो क्यूब बना दीजिए। यहाँ पे मैंने ये छोटे छोटे क्या बना दिए हैं, वाइट वाइट जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो रेजिस्टेंस। थोड़ा सा ध्यान रखना क्या है बेटा, रेजिस्टेंस है ये। हर किसी में मैंने रेजिस्टेंस डाल दिए क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि हर एक जो आर्म है क्यूब की उसमें रेजिस्टेंस है, तो हमने ये रेजिस्टेंस डाल दिए। फिर क्वेश्चन ने साफ साफ कह रहा है कि एक कॉर्नर ये वाला पकड़िए। ठीक है, और ये कॉर्नर एक प्लास, फ्रंट टू फ्रंट कॉर्नर चाहिए, इनको कनेक्ट करिए। ठीक है, हमने कनेक्ट भी कर लिया। और इसमें मैं मान लेता हूँ, मुझे भी नहीं पता है ई एम एफ ये है। ठीक है, लास्ट में इसकी वैल्यू ले लेंगे जो हमारी क्वेश्चन में, ये आर है, ये भी आर है, मतलब सभी जो ये दे रखे हैं वो क्या है, रजिस्ट। अब देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन, बस डिफिकल्ट डायग्राम है। अब यहाँ से देखें तो ये आई यहाँ पे डिवाइड होगी, ये आई यहाँ पे डिवाइड होगी, ये आई यहाँ पे डिवाइड होगी, और टोटल करंट यहाँ से हमारा कितना जा रहा है, 3 आई। कितना जा रहा है, 3 आई। अगर मान लो वहाँ आई दे रखा है तो यहाँ आई बाई थ्री और आई बाई थ्री हो जाएगा। देखो ऐसा घबराने वाला इशू नहीं है, दिमाग में स्लॉट क्रिएट करने का, यार ये कैसे होगा। ठीक है, यहाँ तो कुछ दे नहीं रखा है। ठीक है, वैसे भी हो सकता है, दोनों तरीके हैं। अगर यहाँ आई मान लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई बाई थ्री आई बाई थ्री आई बाई थ्री, टेंशन वाली। ठीक है, जैसे कि हमें अभी क्वेश्चन में फिलहाल कोई हिंट दिया नहीं है, तो नहीं दिया तो अगर मैं इसको आई भी मान लूँ नॉर्मली तो वो भी कर सकते हैं। देखो अब जैसे मैंने इसको आई मान लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 3 पार्ट में डिवाइड हुई है, आई बाई थ्री और आई बाई थ्री। तो यहाँ आने वाली करंट क्या होगी, आई बाई थ्री।
और ये आने वाली करंट क्या होगी I/3, और ये आने वाली करंट भी क्या होगी I/3, और यहाँ कितनी हो जाएगी I आ जाएगी। कोई इशू वाली बात, ज़रा भी घबराना नहीं है। अब ये I/3 दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। I/3 दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, यहाँ क्या हो जाएगा I/6, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा I/6। कोई घबराने वाली बात नहीं है। I/3 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है, ऐसा कोई डिफिकल्ट वाली बात ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन किस पे चलता है, केवीएल पे। किस पे चलता है बेटा, तो हमने देखो यहाँ पे अप्लाई कर दिया बाय यूजिंग केवीएल, बाय यूजिंग केवीएल। केवीएल जैसे अप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा भी पता हो, एक तरफ तो कौन रहेगा ईएमएफ रहेगा, और एक तरफ क्या रहेगा करंट अक्रॉस द रेजिस्टेंस रहेगा। करंट अक्रॉस द क्या रहेगा रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट क्या दिख रहा है आपको बेटा I/3 इंटू क्या दिख रहा है आर। प्लस का प्लस करें तो वहाँ है बेटा I/6 इंटू क्या है आर। और ऊपर चले जाएं इस वाले रेजिस्टेंस में, ये आपको पूरा यही लूप लेना है। लूप देखो ये वाला, यहाँ से ये वाला, ये पूरा लूप आपको कंसिडर करना है। डायगोनल नंबर 1, डायगोनल नंबर दिस, यहाँ से होते हुए लूप जा रहा है, ये यहाँ से, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। ये लूप ऐसे करके ये जा रहा है, ये पूरा यहाँ से ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं। अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो मैं लूप बना के दिखा देता हूँ कहाँ से कहाँ जा रहा है लूप, वो थोड़ा सा ध्यान रखें कि हमारा लूप यहाँ से शुरू हुआ, शुरू होकर सिस्टम यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये लूप की डायरेक्शन, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है। और यहाँ पे एक और रह जाता है, क्या हो जाएगा इधर I/3 इंटू क्या हो जाएगा आई आर। अब इसका एलसीएम ले लो, सिंपल सा एलसीएम ले लोगे तो 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2IR, और प्लस यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा IR, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2IR इज इक्वल टू EMF। 2 और 2 कितना हो गया 4, और ऊपर आ जाएगा 5R बाई क्या आ जाएगा 5IR बाई क्या आ जाएगा 6 इज इक्वल टू क्या आ गया EMF। ये तो EMF आया है। हमारा फिलहाल बात क्या है आर इक्विवेलेंट निकालने की बात है। तो आर इक्विवेलेंट के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, नॉर्मल फॉर्मूला है I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा EMF अपन क्या लिखना पड़ेगा, मैं आर इक्विवेलेंट, और EMF हमारे पास ऑलरेडी है ही, तो वो कोई इशू वाली बात है नहीं। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा इधर EMF डिवाइडेड बाई आई आ जाएगा। तो EMF की वैल्यू अभी हमने निकाली है, कितनी आई है डियर स्टूडेंट 5IR। यहाँ से देखिए 5IR ओपन क्या आ गया 6, नीचे ऑलरेडी आई आ गया है। ये आई से तो आई क्या हो गया क्या, ये आई से आई क्या हो गया कैंसिल। अब देखो बिल्कुल सिंपल कंडीशंस है जो आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। EMF में हमने किसको डिवाइड कर दिया आई को डिवाइड, ठीक है। तो बिल्कुल रिलैक्स मोड में हम सॉल्व करें, अगर हम आपको पता है 5/6 ये रह गया, और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो हर एक आर कितना दे रखा था अपने को 2 ओम दे रखा था, मल्टीप्लाई में 2 हो गया और डिवाइड में ये आ गया। तो हमारे पास जो आर इक्विवेलेंट है वो कितना आ गया 5/3 ओम आंसर आ गया, ठीक है। इस टाइप के पैटर्न, इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकते हैं, बेटर तरीके से प्रैक्टिस करें, ठीक है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा, ज़्यादा टाइम है नहीं अपने करने हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो जो यहीं हो जाएगा तो यहीं कर देंगे, वहाँ पे तो वहाँ पे करें। अब देखो यहाँ हिंदी में भी क्वेश्चन लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, तो मैं हिंदी इंग्लिश बात करूँगा, ताकि हिंदी मीडियम वालों को ऐसा नहीं लगे हम भारत के लोग हैं हमें याद नहीं कर। किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित प्रति चुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कीजिए नियम। और यहाँ इंग्लिश में क्या बोला है, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन व्हेन, एक डायमैग्नेटिक की बात की और एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात की। बिल्कुल सरल है बेटा, जब भी हम डायमैग्नेटिक की बात करते हैं ये बना दिया हमने, ठीक है। अब देखियो यहाँ पे क्या होता है, हमेशा आपने देखा होगा क्विक फील्ड होता है ये, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ मूव करता है बेटा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से लगाकर वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करता है डायमैग्नेट, ये थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। और हम बात करें हिंदी में बात करें तो क्या होता है, हमारा जो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से कहाँ चलेगा, वीक से स्ट्रॉन्ग तक, ठीक है। कमजोर चुंबकीय क्षेत्र से लगाकर क्या रहेगा, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र तक चलेगा। यहाँ जो रेखाएं होगी वो किस तरीके से जाएगी, रिपेल होती हुई जाएगी, आपको इस तरीके से दिखेगी, ये भी इस तरीके से दिखेगी
कुल मिला के क्या हो रही है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या कर रही है, इससे रिपेल हो रही है। मतलब ये जो सब्सटेंस है वो कौन सा है, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस है। कौन सा है भाई, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस है। यही क्वेश्चन है, बोला है क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई जलवे बिखरने के लिए नहीं बोला है। अब तो रेखा खींच के बताइए। फिर हम बात करें यहाँ पर, ये जो भी है हमारा कौन सा है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। कौन सा है बेटा, और अगर मैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करूं तो यहाँ पे लाइन कैसे जाएगी, इस तरीके से जाएगी कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इस तरीके से जाएगी। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है रिपेल, और ये क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है। किसके कंपेयर में, किसके कंपेयर में हो रही है बेटा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, डायमैग्नेटिक के कंपेयर में। ठीक है, और पैरामैग्नेटिक यहाँ अट्रैक्ट हो रही है और डायमैग्नेटिक रिपेल हो रही है। बिल्कुल सिंपल सा था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट वाला भी बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 7, मैंने हमेशा इसकी ट्रिक भी बताई थी, बीवी से लव हुआ। क्वेश्चन पढ़ते ही पता पड़ जाना चाहिए। ईएमएफ का जो फॉर्मूला निकलना है वो क्या निकलना है, बीवीएल निकलना है। और बिल्कुल सिंपल सा फंडा था, याद हो तो बहुत बड़ी बात है, नहीं याद है तो समस्या ही समस्या। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एल लंबाई की एक चालक छड़ को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में बी है और लंबवत रखा जाता है, इसे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत नियत रेखीय चाल वी से चलाया जाए तो चालक छड़ के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल या गतिज विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं बेटा। एक मेटल रॉड है जिसकी लेंथ एल है, उसको नॉर्मली रखा गया, मतलब 90 डिग्री एंगल पे। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एंड मूव विथ अ कांस्टेंट linear speed v perpendicular to magnetic field, then find the induced EMF, motional EMF, motional, ठीक है, motional EMF between its and draw the necessary diagram। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन होगा वो भी देख लेते हैं बेटा, ताकि आपको डिटेल में समझ में आ जाए। देखो अगर क्वेश्चन आपने समझ लिया है, यहाँ देखें किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, अगर आप समझेंगे तो काफ़ी सिंपल है। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 7 है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें क्या बोला है, अपने को ईएमएफ निकालना है। तो पहले उसने क्या बोला, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे शो कर दिया है। और ये कैसा शो किया बेटा, इनवर्ट शो किया। और यहाँ पे एक मेटल रोड है, क्या बेटा, मेटल रोड है। मान लो मेटल रोड पहले ऐसे पड़ी हुई थी, और अब वो कहाँ पहुँच गई, 90 डिग्री एंगल। कहाँ पहुँच गई बेटा, 90 डिग्री एंगल। ठीक है, उसने बोला ये नॉर्मली रखनी है बेटा, कहाँ रखनी है, नॉर्मली। और अब इसने पूछा इसका ईएमएफ निकाल के बताओ। तो कभी कोई घबराना नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं बेटा, और कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन कभी हो ही नहीं सकते। तो यहाँ देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हमें सीधा लिखना है, बाय यूजिंग रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। अब आपको पता है यहाँ ईएमएफ की बात चल रही है, तो ई एम एफ इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, याद रखना। वैसे जनरली हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, वी इज इक्वल टू ई एम एफ इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, ई डॉट हम लिखते हैं एल, लिखते हैं ई डॉट क्या लिखते हैं बेटा, एल, वो ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ साइन क्या आ जाएगा, माइनस, क्या साइन आ जाएगा, माइनस। ईएमएफ का तो ईएमएफ हो गया। और आपको पता है हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है, ई इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एफ बाई क्यू। ई इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एफ बाई क्यू। अगर ये 2-3 नंबर में आया तो और डिटेल में डेरिवेशन करवाता, 1.5 नंबर में आया तो 3-4 स्टेप पे ही खत्म करना है, ऐसा नहीं 15 स्टेप लिख रहा पागलों की तरह। यहाँ देखिए सिंपल सी बात है, एफ बाई क्यू लिख दिया, इधर मैं एफ बाई क्यू लिख दूंगा, और इनटू क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। और हमें नॉर्मली पता है कि एफ का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा होता है। और यहाँ आपको देखा है 90 डिग्री की बात की है, और 90 डिग्री की बात की है तो आपको पता होना चाहिए साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो एफ इजिकल टू खाली क्या लिखा जाएगा, क्यू वी बी लिखा जाएगा, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ क्यू वी बी लिखूंगा मैं, तो ये एम एफ इजिकल टू लिख दिया क्यू वी बी, नीचे क्यू लिख दिया, इधर एल लिख दिया, क्यू से क्यू क्या हो गया, कैंसल, माइनस का माइनस है। और मैंने कहा था शॉर्ट ट्रिक, बीवी से लव हुआ, तो ई एम एफ कितना आ गया, बीवी का बीवी, एल का एल, तो बीवी से लव हो गया बेटा। ये हो गया मोशनल ईएमएफ, क्या हो गया बेटा, मोशनल ईएमएफ। और मुझे लगता है ये तो समझ में आ ही गया होगा बेटा, बीवी से लव तो बहुत जल्दी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझ।
अगेन सिंपल क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, यहाँ अगेन आपको समझना होगा, फिर हम सॉल्व कर लेंगे उसको ब्लैक बोर्ड पर। यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली 2 एम्पीयर की धारा 5 मिली सेकंड में शून्य कर दे, तो द्वितीय कुंडली में 20 मिली वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उन कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरक तत्व ज्ञात कीजिए। अब देखो ये सवाल तो फिक्स पैटर्न है बेटा, कि पिछले साल के 10 या 12 साल के जो पेपर सॉल्व किए हैं, तो आपको ये सवाल बार बार मिलेगा, लगभग हर साल मिलेगा, मैं तो ये कह सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखें, दूसरा क्या रहा, कह रहा है इफ 2 एम्पियर करंट फ्लोज इन अ प्राइमरी coil reduced to zero in 5 millisecond, then 20 millivolt induced EMF is produced in secondary coil. Determine the mutual inductance of this coil. अब मुझे नहीं लगता है इसके लिए ब्लैक बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, सीधा ही यहाँ पे हम आंसर लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या रह जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना, वो बात ध्यान रखना। EMF इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है -m di/dt, ये फॉर्मूला है बेटा। और आप देखें EMF की वैल्यू कितनी दे रखी है, थोड़ा सा ध्यान दें, वोल्ट जहां पे दे रखा है वो EMF की वैल्यू है, 20 मिली वोल्ट है तो मिली को चेंज किया, -3 लग गया, -m का -m, कोई इशू वाली बात नहीं है। DI की बात करें, करंट जो है 2 एम्पियर से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो डियर स्टूडेंट यहाँ हो जाएगा 0 माइनस क्या हो जाएगा 2। ठीक है, नीचे चलें, तो नीचे की बात करें तो dt आ जाएगा, और टाइम हमें कितना दे रखा है, 5 मिली सेकेंड। मिली सेकेंड को चेंज करेंगे सेकेंड में, -3 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ सॉल्व करें तो 20 इंटू क्या हो जाएगा 5, और 10 की पावर -3, और -3 -6 हो जाएगी, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 2m। अब इसको डिवाइड करें, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 इंटू 10 क्या आ जाएगा -6, डिवाइड में 2 करें, m बराबर कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करेंगे अगर तो 50 इंटू 10 -6 आ जाएगा हेनरी, और आगे सॉल्व करें तो 5 इंटू 10 -5 हेनरी इसका आंसर है। तो कई स्टूडेंट क्या करते हैं, बड़ी बड़ी साइटों पे चले जाते हैं, तो थोड़ा वहाँ वैल्यू भी देख लेना। कई लोगों ने तो कैलकुलेशन भी गड़बड़ की और आंसर पोस्ट कर दिए। ठीक है, तो थोड़ा वहाँ ध्यान दें कि भाई ये फाइनल सोल्यूशन और समझ में आना चाहिए। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा इन न्यूमेरिकल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये हम कह सकते हैं कि इजी और फर्जी कहेंगे, कोई डिफिकल्ट वाला बात ही। निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम लिखिए। निर्वात नलिका में मैग्नेट्रॉन द्वारा उत्पन्न होती है, ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती है, रिमोट द्वारा नियंत्रण उपकरणों में प्रयुक्त होती है। इंग्लिश में भी पढ़ लेते, राइट द नेम्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ द फॉलोइंग विच प्रोड्यूस्ड बाय द वैक्यूम ऑफ द मैग्नेट इज एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर, और यहाँ यूज टू कंट्रोल द डिवाइस बाय रिमोट। अब मैंने ये जो पढ़ाया था, मैंने बोला था कि इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट और यही बार बार रिपीट होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट आंसर आते हैं इसके। तो देखो ये तो कौन है, माइक्रोवेव है। ठीक है, और यहाँ आप लिख सकते हैं सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म तरंगे। अब यहाँ बात करें एब्जॉर्ब बाय यूवी, अल्ट्रावायलेट रे है बेटा। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे अवरक्त तरंगे। ये बातें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात करें यहाँ पे, रिमोट द्वारा नियंत्रित होती है, कौन सी होती है, इंफ्रारेड। क्या हो जाती है बेटा, इंफ्रारेड। तो यहाँ पर भी इंफ्रारेड है ना। दोनों ये तीनों तीनों आंसर आपके हो गए हैं। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है वो देख ले बेटा। बिल्कुल सिंपल से सिंपल सोल्यूशन है, और कहीं पर भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं कहूँगा मैं इसको। किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखे 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, और यह तंत्र अभिसारी लेंस है या अपसारी। देखो हिंदी मीडियम के लिए थोड़ी लैंग्वेज टफ हो जाती है, बाकी सवाल तो काफ़ी इजी है बता। इंग्लिश मीडियम वाले देख लें। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंथ है तो फोकल लेंथ क्या होगी, +20 सेंटीमीटर हो जाएगी। और कॉन्टैक्ट विद द कॉन्केव लेंस है तो फोकल लेंथ हमेशा यहाँ क्या होगी, -30 सेंटीमीटर हो जाएगी। इज द सिस्टम कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, वो तो सॉल्व करके पता पड़ेगा। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ पे बेटा।
कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ पे 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस क्या हो जाएगा 1/f2 हो जाएगा। ध्यान रखना ये चीज़ें, ठीक है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मतलब मेरी वजह से गलती हुई, मिसप्रिंट तो क्या बोले इसको। यहाँ प्लस क्या हो जाएगा 1/f2। सॉल्व करें तो f1 की वैल्यू कितनी है +20 और ये -30 है बेटा। दोनों में एलसीएम में कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। 3 - 2 करेंगे तो 1/60 आ जाएगा बेटा। 1/f इक्विवेलेंट है और f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 60 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो f इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 60 आ गया। और आपको पता है फोकल लेंथ पॉजिटिव है। कौन सा लेंस है बेटा, ये कन्वर्जिंग लेंस है। और लेंस भी पूछे तो भी बता सकते हैं कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस। बस यही तो क्वेश्चन पूछा था। कि फोकट के नंबर है, 4 स्टेप होगी और फिर आंसर आ गया। इसे इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट नहीं बोल सकते बेटा। आगे चलते हैं। डिराइव स्नेल्स लॉ फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द हाइजन वेव थ्योरी। ये भी बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। मैं चाहूँगा कि टाइम बचे तो फटाफट हम चलते हैं, ठीक है। सवाल पढ़ लिया आपने। हाइगेन के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन हेतु, यहाँ पे बता देता हूँ, हाइगेन के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन हेतु स्नेल के नियम का व्युत्पन्न कीजिए। और यहाँ पे भी लिखा डिराइव द स्नेल लॉ फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम हाइजन वेव थ्योरी। टाइम थोड़ा बचाना पड़ेगा, इतना टाइम है नहीं कि एक एक चीज़ को हम एलोबरेट करें, क्योंकि यहाँ तो हमें समझना है कि सॉल्यूशन किस टाइप के हैं, ठीक है। यहाँ देखें, अब हमारे पास ये क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस में किस टाइप से हमें करना है उसको समझ लीजिए, ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो जाए कि ऐसा क्वेश्चन आए तो हम कैसे करेंगे। देखो ये शुरू शुरू में ही क्वेश्चन है, तो आपको समझ में आ जाए इस तरीके से बात करेंगे। पहले डायग्राम में समझा देता हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए थोड़ा सा दिमाग रखें, कोई डिफिकल्ट नहीं बोल सकते इसको। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द प्लेन वेव यूजिंग हाइजन प्रिंसिपल। लेकिन हमारी बात, क्वेश्चन हमें पूछ रहा है रिफ्रैक्शन को प्रूव करो प्लेन मिरर के लिए। तो पहले कुछ नहीं करना, देखो डायग्राम बनाया है, पहले ये बना दो, आपको बनाने अगर आता हो। फिर ये रे बैंड हो गई है, ये आई एंगल बना दो, ये क्या बना दो आर। ये आपको इंसिडेंट रे है और ये क्या है रिफ्रैक्टेड रे है। ये मैं बनाने की बात इसलिए समझा रहा हूँ, एग्जाम में आपको ऐसा नहीं लगेगा सर हम कैसे बनाएं, आपने तो बनाए वाले को समझा दिया। फिर यहाँ से प्लेन वेव फ्रंट क्रिएट कर लो आप, ठीक है। इसको इससे मिला दो और फिलहाल जो ये है इसकी जहाँ पर भी मिलता है उसको मिला दो, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट, या यहाँ लिख सकते हो इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये हो जाएगा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। यहाँ जो भी एंगल हो गया आप थोड़ा सा ध्यान देना कि ये एंगल क्या हो जाएगा आई, ये एंगल क्या हो जाएगा आर, बराबर। तो देखो सॉल्व किया ही। अब सॉल्व कैसे करें सर, पहले जो मीडियम है उसमें, वेलोसिटी क्या मान लेते हैं v1, और दूसरा जो मीडियम है उसमें क्या मान लेते हैं वेलोसिटी v2 क्या मान लेते हैं v2 मान लेते हैं। तो ये v1 इंटू टी क्यों किया है, डिस्टेंस है। और आपको पता है v इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी इंटू टाइम, और यहाँ पर वेलोसिटी सेकंड इंटू टाइम। अब हम लगाएंगे यहाँ पे ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग। अच्छा साइन ही क्यों लगा रहे हैं, ये तो हमारा मिल गया हाइपोटेनियस, ये 90 डिग्री एंगल पे और ये भी 90 पे। तो हमें क्या चाहिए परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर और हाइपो, परपेंडिकुलर और हाइपो में। तो पहला हमने फॉर्मूला लगाया साइन आई इज इक्वल टू क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कौन है बीसी है, क्योंकि पहले सॉल्व करेंगे हम इंसिडेंट वेव फ्रंट का। फिर एसी का तो एसी रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और बी सी की वैल्यू आपके पास है v1 इंटू टी। सिमिलरली साइन आर लगाएंगे इधर। अच्छा ये साइन आर कैसे आ गया सर, रट के आ गया क्या, नहीं रट के नहीं आए हैं। साइन आई और साइन आर स्नेल लॉ बताता है कि जब भी मीडियम चेंज होगा स्नेल लॉ एग्जिस्ट करता है। तो आपको स्नेल लॉ लगा देना है और निश्चिंत हो जाना है। तो साइन आई निकालना पड़ेगा, साइन आर निकाल लिया। यहाँ पर वी टू टी अपॉन क्या हो गया ए सी। ए की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर वी टू इंटू टी है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम क्या कर देंगे बेटा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम क्या कर देंगे डिवाइड। तो डिवाइड किया, यहाँ देखो ध्यान से। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा AC से तो AC क्या हो गया कैंसल, T से भी T क्या हो गया कैंसल, और फाइनल एक्सप्रेशन हमें मिल गया V1 बाई क्या मिल गया V2। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम का निकाले तो क्या आएगा C बाई V1, दूसरे का निकालेंगे तो क्या आएगा C बाई V2। तो सर ये क्यों किया है, तो बेटा V1 बाई V2 किसके बराबर है वो लाने के लिए। तो आपको पता है
N1 बाई N2 डिवाइड करेंगे, ऊपर आ जाएगा C बाई V1, नीचे आ जाएगा C बाई V2, C से C कैंसिल हो गया। N1 बाई N2 किया तो यहाँ पे आ गया V2 बाई V1, यही लिखा उसने डायरेक्ट। N2 बाई N1 किसके बराबर है? V1 बाई V2। अगर V1 बाई V2 के बराबर चेक करना हो, N2 ऊपर आ जाएगा, N1 कहाँ आ जाएगा? नीचे। क्यों आया वो मैंने साइड में समझा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक तो समझ में आया होगा बेटा। नहीं आया तो फिर समस्या वाली बात है। और यही लास्ट में लिख देना है कि साइन आई ओपन साइन आर इज इक्वल टू N2 ओपन N1, और हमने प्रूव कर दिया दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। चलो चलते हैं बैक टू द पेपर। अब बैक टू द पेपर देखते हैं अब कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द डिफ्रैक्शन। ठीक है, डफर लोगों का एक्शन। ऐसा क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सभी इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, याद देखे बेटा, विवर्तन को परिभाषित कीजिए और विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त लिखिए। डिफाइन द डिफ्रैक्शन, राइट द नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन। बताइए बेटा, बताइए बेटा इसके बारे में। कर लिया क्या? चलिए कोई बात नहीं, देख ले यहाँ पे फटाफट। डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है यहाँ पर? बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल। जो भी ऑब्स्टेकल आपको दे रखा है, ठीक है, उसके कॉर्नर्स पे लाइट का जो बेंड होना क्या कहलाता है बेटा? डिफ्रैक्शन। अब यहाँ सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सर नेसेसरी कंडीशन बताइए बेटा। नेसेसरी कंडीशन बताइए, तो नेसेसरी कंडीशन क्या होगी? याद रखना, जो विड्थ है, विड्थ ऑफ जो ऑब्स्टेकल होता है बेटा, ऑब्स्टेकल विड्थ जो हमेशा है वो क्या रखनी है? मिनिमम। क्या रखनी है? मिनिमम। अच्छा, मिनिमम किससे रखनी है? एज कंपेयर टू वेव। दिमाग में सेट कर लेना कि भाई जो विड्थ है ऑब्स्टेकल की वो हमेशा कम रहनी चाहिए किसके कंपेयर में? वेव। तो ही डिफ्रैक्शन होगा बेटा। अगर नहीं समझ में आया, याद नहीं है, ध्यान रखना, जो भी डफोड़ लोग होते हैं उनके ऑब्स्टेकल हमेशा क्या रहते हैं? कम रहते हैं। ठीक है, और इसके कंपेयर में भाई वेव के कंपेयर में। सिंपल सा जो अंडरस्टैंडिंग है, जो अगर आप दिमाग में सेट कर लेते हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन था। तो बिल्कुल फ्री फोकट के नंबर है, एक नंबर इसका दे देगा या आधा नंबर इसका दे देगा, तो एक नंबर इसका दे देगा। सिंपल सा बताना है कि विड्थ जो ऑब्स्टेकल की है वो मिनिमम होनी चाहिए एज कम्पेयर टू वेव। आगे बढ़ते बेटा, वीडियो लंबी नहीं हो जाए थोड़ा सा, मैं इसलिए स्पीड से समझा रहा हूँ, चीज़ों को क्लियर करना है ना। अब देखो यहाँ क्वेश्चन है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ूंगा ताकि हिंदी भाषी जो हमारे स्टूडेंट है वो भी हमें प्यार करें और इंग्लिश वाले भी प्यार करें। एक 0.040 किलोग्राम द्रव्यमान की गोली है जो 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। इससे जुड़ी द्रव्य तरंग की द्रे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। अब द्रे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला हिंदी भाषी सभी को पता होगा, एच बाई क्या होता है? पी होता है। यहाँ लेमड़ा क्या है? तरंग दैर्ध्य है। एच क्या है यहाँ पर? प्लैंक नियतांक है। और पी यहाँ पे संवेग है ना। फिर बात करें इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए, फाइंड द दी ब्रोगली वेव लेंथ ऑफ द मैटर वेव एसोसिएटेड विद द बुलेट ऑफ मास 0.040 किलोग्राम विच इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आपको सॉल्व कर लेते हैं, यही सॉल्व कर लेता हूँ, मुझे नहीं लगता है इसके लिए अपने ज़्यादा फालतू माथा फूड़ी। तो लेमड़ा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? एच अपॉन क्या है बॉस? एम वी फॉर्मूला हो जाएगा। और हमें निकालने को लेमड़ा ही बोला है, और हमारे पास क्या है? एच की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, 6.64 इंटू क्या होता है? 10⁻⁻34। और मास की वैल्यू अपने को दे रखी है, कितनी दे रखी है? 0.04। अब ये जीरो नहीं लिखूंगा मैं, ये आपको पहले ही पता है कि पॉइंट के बाद, डिजिट के बाद जो भी जीरो आता है उसको हम काउंट करते नहीं है, कंसिडर भी करते नहीं है। अब लफड़ा यहाँ पड़ जाता है, स्टूडेंट जल्दबाजी में गलती करता है। इसको 1000 मीटर प्रति क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। क्यों? किलोमीटर है तो किलोमीटर को करेंगे मीटर में, क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा बेटा। और यहाँ देख लीजिए हमने क्या कर दिया? 1000 कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पॉइंट हटा नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। जीरो से तो जीरो क्या हो गया बेटा? कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 4 की टेबल से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1.66 हो जाएगा। और आगे भी अगर सॉल्व करें बेटा 1.66, ये 10 ऊपर आएगा तो 10 की पावर क्या आंसर आ जाएगा? -35। ठीक है, तो लेमड़ा किस में आ गया? मीटर में आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, एकदम लप्पू झन्ना क्वेश्चन बोलेंगे, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें ना। आगे बढ़ते हैं बेटा, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, दी ब्रोगली। तो पहले हिंदी का पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की।
देखो इसमें इतने सॉल्व करते करते भी वीडियो लंबी बन जाती है, इसलिए हम पार्ट्स में ही ला रहे हैं ताकि आप बोर नहीं हो। डी ब्रोगली की द्रव्य तरंग परिकल्पना द्वारा बोहर की द्वितीय अभिग्रहित क्वांटम प्रतिबंधन की व्याख्या कीजिए। यह एक्सप्लेन द बोर्ड सेकंड पोस्टुलेट क्वांटाइजेशन कंडीशन थ्रू द डी ब्रोगली मेटर वेव हाइपोथेसिस। कहने का मतलब क्या है? ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने कक्षक में रहना चाहता है। कौन रहना चाहता है? इलेक्ट्रॉन। और उसका जो कक्षक है वो कहाँ पे रहेगा? ठीक है, तो कक्षक अगर रहता है तो वो तभी सिचुएशन में रहेगा तब क्या रहे, इसका जो लीनियर मोमेंटम है वो किसके बराबर रहे? एन लिम्बडा के बराबर रहे। ठीक है, तो ये हिंदी भाषी के लिए मैंने समझा दिया। अब देखिए बात करते हैं हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जो भी है उनके लिए समझा देते हैं कि भाई क्या रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट बोर्ड्स क्या देता है? बोर्ड का स्टेटमेंट है इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट, इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट, कोई भी स्टेशनरी ऑर्बिट है, ठीक है, वो तब तक है जब तक क्या रहेगा, इसका जो मोमेंटम है या वो इस कंडीशन को फॉलो करे कि 2πr इज इक्वल टू क्या रहे? एन लिम्बडा रहे। ठीक है, तो ही वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन उस स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव कर सकता है। ठीक है, अदरवाइज फिर वो कंडीशन आ जाएगी हायर स्टेट पे गया, लोअर स्टेट पे गया, तो वो बात अलग है। ठीक है, एक और फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। परिभाषित करिए द्रव्यमान शक्ति और बंधन ऊर्जा, मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी। तो यार मास डिफेक्ट बहुत सिंपल है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा देता हूँ मैं आपको। एक तो बात समझ लीजिएगा मास ऑफ एटम, और एक समझ लीजिएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। याद रखना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में मास ऑफ एटम माइनस कर दें तो वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा? मास डिफेक्ट कहलाएगा। बहुत सिंपल भाषा में समझा दिया मैंने आपको। ठीक है, और अगर बात करूँ बाइंडिंग एनर्जी की, बंधन ऊर्जा की, ठीक है, टू ब्रेक द न्यूक्लियस द एनर्जी रिक्वायर्ड, यहाँ यूं भी लिख सकते हैं द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द एटम इनटू इट्स सेपरेट कंपोनेंट्स। ठीक है, या यूं भी बोल सकते हैं किसी भी न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी बंधन ऊर्जा, या बोल सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, आई होप सो आप सभी को समझ में आया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद द एस के सर। आई होप सो यू आर गुड एट होम। एंड उम्मीद है मुझे इस तरीके से आप हमें वॉच करते रहेंगे। कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। वीडियो बना था सारे।